मैं अपने कमरे में बैठा दोपहर का खाना खा रहा था कि अचानक से मोहल्ले की मस्जिद में एक ऐलान हुआ। मैंने खाना खाना छोड़ दिया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि अंदर सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था कि किस चीज़ का ऐलान किया जा रहा है। जैसे ही मैं बाहर आया तो हकीम साहब की फौतगी का ऐलान किया जा रहा था। वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थे और अब वो इस दुनिया से चले गए थे। जैसे ही ये ऐलान मेरे कानों में पड़ा तो हमेशा की तरह ये तजस्सुस भी उभरा कि ना जाने आगे चल के उसके साथ क्या होगा। हमेशा मैं ये सोचता रहता था कि जो मर जाता है तो कब्र में उसके साथ क्या होता है। ये ऐसा राज था जो किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं इसे मालूम करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। ऐलान सुनने के बाद मैं दोबारा से कमरे में आके बैठ गया और खाना खाने लगा। मेरी बीवी भी वहीं पे आके बैठ गई थी। कुछ दिनों से वो सर दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन मेरे पास तो वक्त ही नहीं था। मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ठीक होने लगी थी, क्योंकि घर पे मैंने उसे कोई टैबलेट वगैरह ला दी थी। अमजद, आपने सुना है हकीम साहब फौत हो गए हैं। बड़े ही अच्छे इंसान थे। मेरी अम्मी हमेशा उन्हीं से दवाइयाँ लिया करती थी। हमारे बचपन में जब हमें खांसी वगैरह होती तो उन्हीं से हमारा इलाज करवाती थी। निघत मुझे हकीम साहब के बारे में कहने लगी थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं किसी और बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे ये पता लगाऊं कि हकीम साहब के साथ कब्र में क्या होगा। निघत, तुमसे एक बात कहूं? जैसे ही मैंने कहा तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। वो पानी पी रही थी, इसलिए जवाब ना दे पाई। निगत, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अब हकीम साहब इस दुनिया से चले गए हैं और जब उन्हें दफना दिया जाएगा तो कब्र में उनके साथ क्या होगा। मैं ये जानने के लिए बेताब हो रहा था। मैंने निगत से भी इस बात का जिक्र कर दिया। मेरी बात पे वो तौबा तौबा करने लगी और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करते, आप छोड़ें इन बातों को और ये बताएं कि आज रात खाने में क्या बनाना है। निगत ने तो मेरी बात को एक लम्हे में ही टाल दिया था। मेरा मूड ख़राब हो गया था। निगत, मुझे कुछ नहीं खाना, जो तुम्हारा दिल चाहे वो ही बना लो। ये कहता हुआ मैं कमरे से बाहर निकल गया ताकि मालूम तो करूं कि हकीम साहब का जनाजा कब है। उनका घर हमारे घर से अच्छे खासे फासले पे था। तीसरी चौथी गली में उनका घर था। मैं वहाँ पे आया तो वहाँ पे लोगों का एक हजूम लगा हुआ था। वो बड़े जाने माने इंसान थे। मोहल्ले के अक्सर बूढ़े बुजुर्ग अब भी उनसे इलाज करवाया करते थे और पहले दौर में हमारे माँ बाप भी उन्हीं से हमारा इलाज करवाया करते थे। लेकिन आजकल के दौर में कोई अपने बच्चों का इलाज उनसे नहीं करवाता था। लोगों का हजूम देख के मुझे उलझन सी होने लगी। मुझे ज़्यादा लोगों से एंजाइटी होती थी, इसीलिए मैं 1-2 मिनट रुका और जनाजे का पूछ के वहाँ से वापस आ गया। जनाजा शाम 7 बजे था। मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजा अदा करना था। मैंने सोचा कि चलो जनाजे में तो चला ही जाऊंगा। मैं घर आ गया था। आज इतवार का दिन था, इसीलिए मैं काम पे नहीं गया था। सारा दिन घर पे बैठा रहा था और फिर शाम भी हो गई। निगत कह रही थी कि मैं खाना खा के चला जाऊं, लेकिन मैंने उससे कहा कि इस तरह तो देर हो जाएगी और जनाजा तो 7 बजे था। मेरा इतना जल्दी खाना खाने का दिल नहीं था। मैंने उससे कहा मैं जनाजा पढ़ के आऊँगा, फिर एक साथ मिलके खाना खाएंगे। मैं उससे ये कह के चला गया था। मोहल्ले की मस्जिद के करीब एक ग्राउंड खाली था जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और इसके बाद उन्हें दफना दिया गया। ये वही कब्रिस्तान था जो हमारे मोहल्ले से सबसे ज़्यादा करीब था। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। आए रोज़ लोग यहाँ पे अपने मुर्दों को दफन करने के लिए आते थे और जब भी कोई मुर्दों को दफन करने के लिए आता तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आता कि ना जाने अब क्या होगा। जनाजे के बाद मैंने एक शख्स से पूछा तो वो मुझ पे हंसने लगा और कहने लगा, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी अकल नहीं कि इस बारे में बात नहीं करते? उसने मुझे डांट दिया और मजाक भी उड़ाया। मैंने बस उससे इतना ही पूछा था जो सवाल मेरे जहन में हमेशा आता रहता था, और इस बात उसने मुझे ऐसी बातें सुनाई कि मुझे अपना आप अजीब सा लगने लगा और मैं सोचने लगा कि वाकई में मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। और फिर जनाजा वगैरह अदा करने के बाद मैं घर पहुंच गया। निगहत ने खाना तैयार कर लिया था। हम दोनों ने कमरे में बैठ के एक साथ खाना खाया। मैंने निगत से दोबारा इस बात का जिक्र न किया। मैं जानता था वो भी दूसरों की तरह मुझे बेवकूफ़ ही कहेगी और फिर ये रात यूं ही गुजरी और अगला दिन भी आ गया। सुबह सवेरे मैं नाश्ता वगैरह करके अपने काम पे निकल गया। मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी करता था। मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। न जाने अल्लाह ताला ने कब हम पे मेहरबानी करनी थी। निगत अक्सर परेशान रहती थी, मगर मैं उसे समझाता था कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तुम परेशान क्यों होती हो?
جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب اولاد کر دیں گے۔ کبھی کبھی محلے کی عورتیں اسے طعنے مارتی تھیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے سمجھا بجھا کے خاموش کروا دیتا تھا۔ اس چیز پہ میرا ایمان بہت پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں اگر اولاد لکھی ہوگی تو وہ ہمیں ضرور ملے گی، چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ملے۔ میں فیکٹری آ گیا، وہاں پہ کام کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں شام کے 4 بجے جب واپس گھر گیا تو نگہت کی طبیعت پھر سے خراب تھی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، نہ ہی اس نے رات کے کھانے کی تیاری کی اور نہ ہی گھر کی صفائی وغیرہ کی۔ نگہت، پھر سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تو تم ٹھیک ہو گئی تھی، تو اب دوبارہ سے کیا ہوا؟ تم نے وہ ٹیبلٹ لی جو میں نے تمہیں لا کے دی تھی؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی وہ ٹیبلٹس ختم ہو گئی ہیں۔ ہر روز جب میں وہ ٹیبلٹ لیتی تھی تو میری طبیعت ٹھیک رہتی تھی۔ آج میں نے وہ ٹیبلٹ نہیں لی تو پھر سے چکر آنے لگے ہیں اور سر بھاری بھاری سا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں سر نہیں اٹھا پا رہی۔ وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ نگہت، تم ایسا کرو، تیار ہو جاؤ۔ میں تھکا ہوا تو ہوں لیکن پھر بھی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آخر پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی میرا جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے اور نہ ہی میں سر اٹھا پا رہی ہوں۔ بس آپ ایسا کریں کہ بازار سے رات کا کھانا لے آئیے گا اور وہ خود ہی کھا لیجیے گا۔ میرا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں ہے، بس مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کے مجھے لگا شاید وہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہے۔ نگہت، کیا ہوا؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تمہیں تو پتا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو پھر میں تمہیں کیسے اور کب ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ میں نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور میں سر اوپر نہیں اٹھا پا رہی، تو کیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو بعد میں ڈاکٹر کو دکھا دیں گے کہ آخر بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کے میں خاموش ہو گیا اور الماری سے کپڑے نکال کے باتھ روم کی طرف چلا گیا تاکہ کپڑے چینج کر سکوں۔ آج مجھے تنخواہ بھی ملی تھی، میری جیب بھاری تھی، اسی لیے دل چاہ رہا تھا کہ بازار سے کچھ اچھا سا لے کے آؤں۔ کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد میں دوبارہ سے نگہت کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ نگہت، تم کیا کھاؤ گی؟ کچھ تو کھانا پڑے گا۔ میں واپسی پہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ بھی لیتا آؤں گا تاکہ تمہاری یہ چکر تو ختم ہو۔ میں نے کہا تو وہ پھر نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کھاؤں گی تو مجھے الٹی ہو جائے گی، بس آپ اپنے کھانے کا انتظام کر لیں، مجھے ایسے ہی رہنے دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے ایسے ہی رہنے دوں، مگر میں اسے ایسے کیسے رہنے دے سکتا تھا؟ وہ میری بیوی تھی اور ہم اتنے سال ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیے تھے، مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ تم کیا کھانا چاہو گی، میں وہی لے آؤں گا۔ اگر کچھ سوپ وغیرہ پینا چاہتی ہو تو وہ بھی بتا دو، آج مجھے تنخواہ ملی ہے، میں اچھا سا کھانا لاؤں گا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پہ اس نے کہا کہ میرا پکوڑے کھانے کا بہت دل کر رہا ہے لیکن کھانا نہیں چاہ رہی کہ اس سے الٹی نہ ہو جائے، کوئی ہلکا پھلکا سا کھانا کھانا چاہ رہی ہوں۔ اس سے کہا تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے پکوڑے ہی لاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا، تم آرام سے کھانا، دیکھنا تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تم ٹھیک طریقے سے کھاتی نہیں ہو، اسی لیے ہی دن بدن تمہیں کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اسے لمبا لیکچر دینا شروع کر دیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے میری بات سنتی رہی۔ اور پھر 2-3 گھنٹے گھر پہ گزارنے کے بعد میں نے موٹر سائیکل نکالی اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے گھر کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے ایسی چیزیں ملتی ہوں، اسی لیے مجھے ذرا دور آنا پڑا تھا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد میں سارا سامان لے کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے لیے چکن بریانی اور ساتھ میں کسٹرڈ لیا تھا اور نگہت کے لیے میں نے 1 پیالہ سوپ اور ساتھ میں پکوڑے بھی لیے تھے۔ ان دونوں چیزوں کا کوئی کمبینیشن نہیں تھا، مگر میں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ ہیلدی بھی کھا لے اور اپنی خواہش بھی پوری کر لے۔ اس کا پکوڑے کھانے کا دل تھا، اس لیے میں پکوڑے لے آیا تھا۔ کسٹرڈ مجھے ایک ڈھابے سے مل گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے شادی والا کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے چکن بریانی بھی وہیں سے لی تھی اور کسٹرڈ بھی۔ گھر آ کے میں نے سارا سامان پلیٹوں میں سیٹ کیا اور پھر ٹرے میں لگا کے کمرے میں لے آیا۔ نگہت مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ امجد، آپ نے تو کھانے کو بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہے، بس آج سے یہ کام آپ کے ذمہ ہو گیا۔ اس سے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی ہنسنے لگا۔ اگر تم کہو گی تو ضرور کر دوں گا، بس پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں جب گیا تھا تو وہ کچھ بہتر تھی، لیکن اب جب میں واپس آ چکا تھا تو اس کے چہرے پر بے انتہا پریشانی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی چیز پریشان کر رہی ہو۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سوپ پی لو، اس کے بعد ٹیبلٹ کھا لینا۔ میں میڈیکل سٹور سے وہی سر درد کی ٹیبلٹ لے آیا تھا جو وہ پہلے کھاتی رہی تھی۔
उसने थोड़ा बहुत सूप पिया और एक दो पकौड़ा खाया और फिर टैबलेट लेके वहीं पे लेट गई। मैं अभी तक खाना खा रहा था। चिकन बिरयानी वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। मैंने उससे कहा था कि तुम भी एक निवाला लेके देखो, लेकिन वो सो गई थी और शायद टैबलेट लेने से उसे नींद आ गई थी। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सारे बर्तन समेटे और किचन में पहुंच गया। आज मैं पहली मर्तबा बर्तन धोने लगा था। आज से पहले जितनी मर्तबा भी वो बीमार हुई थी, उतनी बीमार नहीं हुई थी कि बिस्तर से ही लग गई हो। बीमारी के बावजूद भी वो सारे काम करती थी और मुझसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मगर मैं उसकी वजह से परेशान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो उठ ही नहीं पा रही। बर्तन धोने के बाद मैं बाहर निकल आया। मैं सहन में इधर से उधर टहल रहा था। अभी तो ईशा की आज़ानें भी नहीं हुई थी। हमने खाना जल्दी ही खा लिया और फिर थोड़ी देर इधर से उधर टहलने के बाद भी मैं कमरे में पहुंच गया। वो अभी तक सोई हुई थी, उसकी नींद नहीं खुली थी। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो उसे कुछ आराम तो मिला। मैं उसके साथ बेड पे नहीं सोया था। मैं जानता था कि अगर मैं वहाँ सोऊंगा तो उसकी आंख खुल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा करवटें बदलता था और थोड़े बहुत खर्राटे भी लेता था, इसलिए मैं कमरे में मौजूद दूसरे पलंग पे सो गया। और फिर आधी रात को मेरी आँख खुली तो वो मुझे बाजू से पकड़ के हिला रही थी। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। छोटी लाइट जली हुई थी जिससे वो मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही थी। अमजद, आप यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? चले अपनी जगह पे सोएं। मुझे अजीब लग रहा है। उसकी बात सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं उसी वक्त उठा और लाइट ऑन कर दी। उसके चेहरे पे बेइंतहा परेशानी थी और लग रहा था कि वो दर्द से चूर है। मैंने उसका हाथ थामा और उसे बेड पे ले गया। वो मुझसे कह रही थी कि अभी अभी मेरी आँख खुली है। मैंने आपको बिस्तर पे मौजूद ना पाया तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। अभी जब मेरी नज़र आप पे पड़ी तो मैं आपको जगाने के लिए आ गई। आइंदा आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे आराम के ख्याल से ऐसा किया। तो वो कहने लगी कि मेरा आराम जाए भाड़ में। आप क्यों बेआराम होते हैं? मैं जानती हूँ आपको बेड के अलावा और किसी जगह नींद नहीं आती। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती थी और बिल्कुल सही जानती थी। हम कुछ देर बातें करने के बाद फिर से सो गए। सुबह वो बिल्कुल हशाश बशाश थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ना ले गया। और वो भी जिद कर रही थी कि मैंने नहीं जाना। वो शुरू से ही ऐसी थी। डॉक्टर के नाम पे ऐसे डर जाती कि जैसे डॉक्टर ने उसे जहर का इंजेक्शन लगा देना हो और वो मर जाएगी। और मैं भी सुस्ती कर गया, क्योंकि सुबह तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था। मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजरती जा रही थी और मेरे जहन में वो सवाल खामोश हो गया था जो हकीम साहब की फौतगी पे एक मर्तबा फिर से उभरा था। लेकिन 15 दिन के बाद एक मर्तबा फिर से, जब हमारे मोहल्ले के करीबी कब्रिस्तान में कुछ लोग अपने बेटे को दफनाने के लिए आए, तो मैं भी वहीं पे पहुंच गया। जनाजा वो अपने घर से अदा करके आए थे, बस यहाँ पे दफनाने के लिए आए थे। उनके साथ एक इमाम साहब भी थे। मैंने सोचा कि उन्हें इमाम साहब से पूछूंगा। फिर जब दफनाने से फारिग होने के बाद इमाम साहब एक तरफ गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। बरखुरदार, खैर तो है? क्या कोई मसला है? उन्होंने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो उन्होंने कहा, बस मैं अभी वॉशरूम से होके आ रहा हूँ, फिर तुम्हारा मसला आराम से सुनता हूँ। वो बुजुर्ग आदमी थे और यहाँ कोई वॉशरूम ढूंढ रहे थे। मैंने मस्जिद ले गया। मस्जिद के सहन में मोहल्लेदारों ने 2-3 वॉशरूम बना रखे थे। वो वहाँ चले गए और मैं मस्जिद के सहन में चारपाई पे बैठ गया। उनकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। दरअसल ये मस्जिद मोहल्ले वालों ने मिलके बनाई थी और उसके सहन में हमने 4-5 चारपाइयाँ भी रखी हुई थीं कि अगर कोई बुज़ुर्ग थक के बैठना चाहे तो यहाँ पे आराम से बैठ जाए। कुछ लोग हमारा मजाक बनाते कि मस्जिद के सामने चारपाइयाँ कौन रखता है, मगर हमें कोई फ़र्क न पड़ता था। इमाम साहब जब वापस आए तो मुझसे पूछने लगे, बोलो बेटा, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात का आगाज़ किस तरह से करूं। आज तक ना जाने कितने लोगों से मैं ये बात पूछ चुका था जब इमाम साहब से पूछने वाला था, लेकिन उनसे पूछने में झिझक महसूस हो रही थी। एक तो मैं उन्हें जानता नहीं था, उस जनाजे के साथ आए थे, और दूसरा मैं बात भी अजीब करने वाला था। बोलो बेटा, क्या बात है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी हम लोगों ने वापस भी जाना है। उन्होंने वापसी की बात की तो मैंने भी अपनी बात उनके सामने रख दी। मैंने उनसे वही कहा जो मैं हमेशा लोगों से कहता था कि क्या कोई कब्र में जाके ये देख सकता है कि कब्र में क्या होता है। मैंने उनसे कहा तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए और चारपाई से उठ खड़े हुए और मुझसे कहने लगे, शक्ल से तो तुम बड़े समझदार और सुलझे हुए लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए ठहर गया। लेकिन ये क्या बेवकूफ़ाना बात की है तुमने? ये भी कोई बात है पूछने वाली? ये अल्लाह ताला के राज हैं और इन्हें कोई नहीं जान सकता।
कोई इंसान मरने से पहले इस रात से पर्दा नहीं उठा सकता, तो तुम कैसे उठा सकते हो? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला के राज है और अल्लाह ही जानता है। आइंदा इस बारे में बात ना करना और ना ही मालूम करने की कोशिश करना, वरना तुम्हारे साथ ठीक ना होगा। वो मुझे डरा रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना डरा। वो मुझे डराने की कोशिशों में लगे हुए थे। वो मुझे लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे और मैं एक कान से सुनता और दूसरे से निकालता जाता। और फिर आखिरकार वो वहाँ से चले गए और मैं चारपाई पे बैठा रह गया। और फिर वहीं पे बैठे बैठे मगरिब की आज़ानें भी हो गई। मैंने सोचा यहाँ तक आ चुका हूँ तो घर जाने से अच्छा है कि मगरिब की नमाज ही अदा कर लूँ। मोहल्लेदार मगरिब की नमाज अदा करने के लिए आ गए थे। मैंने भी उन सब के साथ मिल के मगरिब की नमाज अदा की और फिर घर पहुंच गया। निगहत परेशान हो रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा देर लगा के क्यों आया हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे एक इमाम साहब मिल गए थे। मैं उनसे अपनी बात पूछ रहा था। मैंने उसे दबे लफ्ज़ों में कहा कि मैं अपनी बात पूछ रहा था। मैंने ये ना कहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। मगर फिर भी वो समझ गई और वो भी इमाम साहब की तरह मुझे डांटने लगी और कहने लगी, ना जाने ये सब आपको कब समझ आएगा। ये जिंदा इंसान मालूम नहीं कर सकता, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ना जाने आपके अंदर क्यों इतना तजस्सुस है। अच्छा आप ये बताएं, आप इसको मालूम करके क्या कर लेंगे? उसने मुझे एक लंबा लेक्चर दे दिया। निगत प्लीज तुम तो खामोश हो जाओ। पहले इमाम साहब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब तुम कर रही हो। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने उसे डांट दिया था और वो भी बिला वजह। हालांकि वो मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक तो मुझे मेरी बात का जवाब न मिला और दूसरा लोग मुझे गलत साबित करने पे तुले हुए थे। वो कमरे से चली गई और फिर जब चाय बना के आई तो कह रही थी कि मेरे सर में फिर से दर्द हो रहा है। उसने चाय का कप मेरे हाथ में थमाते हुए कहा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। निघत, ये तो मुझे अब बता रही हो? अब तो रात हो चुकी है। अगर तो मुझे पहले बताती तो आज हम डॉक्टर के पास ज़रूर चलते। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हम कल डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। तुम शाम में नहीं जाती, इसलिए मैं कल फैक्ट्री से छुट्टी लेता हूँ। हम दोपहर में डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हें जाना ही होगा। मैंने सख्ती के साथ कहा था और वो आगे से कुछ न कह पाई। मैंने भी सोच लिया था कि इस किस्से को एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ। ये तो एक पहेली बनता जा रहा था जिसे हम दोनों ही हल नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी उसके सर में शदीद दर्द होता, कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। इसलिए वो नॉर्मल बिहेव करने लगती और ये भूल जाती कि कभी उसके सर में दर्द भी हुआ था। अगले दिन दोपहर को हम खाना वगैरह खाने के बाद मोटरसाइकिल पे घर से निकल पड़े। वो कह रही थी कि मेरे सर में अब दर्द तो नहीं, तो हम डॉक्टर को क्या कहेंगे? तो मैंने उससे कहा कि ये डॉक्टर का मसला है। हम उन्हें तुम्हारी सारी कैफियत बताएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। हम हस्पताल आ चुके थे। हम 15 मिनट के अंदर ही हस्पताल पहुंच गए। काउंटर पे एक आदमी खड़ा था जो सबसे पूछ रहा था कि उन्हें किस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। मैंने उससे कहा कि तुम ही बता दो, मैं अपनी बीवी को किस डॉक्टर को दिखाऊं। उसके सर में हर वक्त दर्द रहता है। कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। सर दर्द की गोली खा लो तो फिर कुछ ना कुछ आराम भी आ जाता है। मैंने कहा तो वो कहने लगा कि आप इन्हें डॉक्टर अकील को दिखा दें, वो आपका मसला बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने भी उससे कह दिया कि ठीक है, तुम डॉक्टर अकील के कमरे की पर्ची काट दो। एक सरकारी अस्पताल था जो बड़ा ही अच्छा चलता था और यहाँ के डॉक्टर्स भी बड़े अच्छे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पर प्राइवेट हस्पताल की तरह ही काम होता था। हम लोग डॉक्टर अकील के कमरे के बाहर अपनी पर्ची लिए बैठे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे थे और हम दोनों मियाँ बीवी ये सोच रहे थे कि क्या उन सब का मसला सर दर्द ही है। हमारा नंबर 20वां था और अभी तो 7वां 8वां नंबर ही चल रहा था। हम इंतज़ार कर कर के थक चुके थे। मैंने निघत से कहा कि तुम यहीं पे बैठो, मैं थोड़ा चल फिर के आता हूँ। मैं तो यहाँ पे बैठ बैठ के थक गया हूँ। मेरी बात पे वो कहने लगी, ठीक है आप चले जाएं। अगर नंबर आ भी गया तो मैं अकेली अंदर चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। उसने मुझे पुरसकून कर दिया। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। अगर उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो नाराज़ हो जाती कि तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं चलना चाहते। मगर उसने इस तरह की कोई बात न की और मैं अस्पताल के सहन में आके इधर से उधर टहल रहा था। धूप बड़ी अच्छी लग रही थी और ये धूप का आखिरी वक्त ही था। 3-4 बजे के बाद तो धूप ख़त्म होने लग जाती थी और फिर मगरिब की अज़ानें बड़ी जल्दी आ जाती। सर्दियों का यही रौला होता था कि दिन बहुत छोटे और इंसान कोई काम न कर पाता। बस एक काम करने में ही सारा दिन लग जाता।
मुझे वहाँ टहलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका। अचानक से एक नर्स आई और मुझे बुलाने लगी। मैंने उससे कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो कहने लगी, आप मिसेस निघत के शौहर हैं ना? तो मैंने भी इस बात में सर हिलाया। तो वो कहने लगी, आपको डॉक्टर अकील बुला रहे हैं, उन्होंने आपसे आपकी बीवी की बीमारी के बारे में बात करनी है। जैसे ही उस नर्स ने निघत की बीमारी का जिक्र किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ से जाने लगी तो मैंने भी उससे रोक लिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर क्या मसला है, क्या कोई सीरियस मसला है? मैंने कहा तो वो कहने लगी कि ये तो मुझे मालूम नहीं, बस डॉक्टर साहब ने भेजा है कि मैं आपको बुला के आऊँ, अब वही आपको बेहतर बता सकते हैं। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली गई और मैंने भी अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं सीधा डॉक्टर अकील के कमरे में पहुँचा। वहाँ निघत नहीं थी। डॉक्टर ने उसे टेस्ट कराने के लिए किसी नर्स के साथ भेजा था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बीवी को? सब कुछ ठीक तो है? मैंने परेशानी के आलम में कहा तो डॉक्टर कहने लगे कि आप दुआ करें सब कुछ ठीक हो। चेकअप से तो मुझे लग रहा है कि इनके साथ कोई दिमागी मसला है, लेकिन अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर ही सही तरीके से बात होगी। मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि रिपोर्ट्स आज नहीं आनी बल्कि कल आनी है। आप कल आके रिपोर्ट्स ले जाइएगा और मैं रिपोर्ट्स देख के आपको बताऊंगा कि आपकी वाइफ के साथ क्या मसला है। दरअसल ऐसे मरीजों को बताया नहीं जाता कि वो बीमार हैं, वरना वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। इसीलिए आपको आना होगा। मैं आपकी बीवी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब तो मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि निगत के दिमाग के साथ ऐसा कौन सा मसला होगा जो डॉक्टर साहब उसे नहीं बताना चाहते। मैंने डॉक्टर साहब की मिन्नत की तो वो कहने लगे कि मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ सकती मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और साथ में दुआ भी, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वो बड़ा ही गलत है और मेरी दुआ है कि आपकी बीवी को ना हो। डॉक्टर साहब ने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया था। अब फिर थोड़ी देर बाद निघत भी टेस्ट वगैरह करवा के आ गई और मुझसे कहने लगी कि ना जाने डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी मशीनों में मेरा टेस्ट क्यों करवाया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस कभी कभार सर में दर्द हो जाता है, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। वो नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि इसीलिए ही मैं अस्पताल नहीं आना चाहती थी। डॉक्टर ऐसे ही कोई बड़ी बीमारी बता देते हैं ताकि अपनी दुकानें चमका सकें। उसकी इस बात पे मैं खामोश रहा। हम तो सरकारी अस्पताल में आए थे और डॉक्टर को कोई मसला नहीं था। ना ही उसने हमें बार बार बुला के हमसे फीस लेनी थी और ना ही हमें महंगी अद्वियात के नाम लिख के देने थे। वो एक सरकारी अस्पताल था और वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं था, मगर फिर भी निकत ऐसी बात कर रही थी। वो चिड़चिड़ी हो रही थी। मैं समझ गया कि इसीलिए तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मरीजों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। 15 मिनट के अंदर ही निघत और मैं घर आ गए। उसके सर में अब दर्द नहीं था और वो बोले जा रही थी कि मैं तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहती थी। अगर आप मुझ पर ज़बरदस्ती ना करते तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता। आपको पता उन्होंने मेरा सर इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में रखवा दिया। तो मैं हंसने लगा। उसकी इस बात पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके सर को अलहदा करके किसी मशीन में रखा गया हो। मैं हंसता जा रहा था। उसे मेरे कंधे पे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहने लगी, आप मेरी बातों पे हंस रहे हैं? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरा ये मतलब नहीं था। उन्होंने मुझे लिटाया और फिर एक मशीन के अंदर डाल दिया जिसमें सिर्फ मेरा सर ही डाला गया था, तो इसीलिए मैंने इस तरह की बात की। न जाने आपने क्या समझा। जब उसने ये कहा तो मैंने भी उसे बता दिया कि मैंने क्या समझा। तो वो कहा लगा के हंसने लगी और कहने लगी कि अगर मेरा सर काट के मशीन में रख देते तो क्या मैं अब तक जिंदा होती। वो हंसती जा रही थी। उसे देख के कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बीमार है, और जब उसके सर में दर्द होता तो उसी वक्त ही लगता था कि उसके साथ कोई मसला है। अब मुझे कल का इंतज़ार था। वो भी कह रही थी कि नर्स ने मुझे बताया कि टेस्ट की रिपोर्ट कल आएगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि बस रिपोर्ट्स क्लियर होंगी। डॉक्टर ने तुम्हारा मुआयना किया है ना, इसलिए रिपोर्ट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम रिपोर्ट्स लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो वो हैरान हुई और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, असल पता तो रिपोर्ट्स में चलेगा। तो मैंने इधर उधर की बातें करके खामोश करवा दिया। मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि मैं कल उसकी रिपोर्ट लेने के लिए जाऊंगा। मैं उसे कैसे बताता? अगर मैं उसे बताता तो मुझे उससे रिपोर्ट भी दिखानी पड़ती और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अगर मुझे मालूम होता कि चेकअप करवाने के बाद उसने इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाना है तो मैं कभी भी चेकअप ना करवाता। सारी रात वो मुझसे नाराज़ रही और कहती रही कि नर्स मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे दिमाग में कोई मसला होगा, इसीलिए डॉक्टर ने ये टेस्ट लिख के दिए, वरना वो ऐसे किसी को इतने बड़े टेस्ट लिख के नहीं देते। जिससे निघत ने ये कहा तो मुझे उस नर्स पे बेतहाशा गुस्सा आने लगा। डॉक्टर ने मुझे समझा दिया मगर नर्स को न समझाया कि मरीज़ को ऐसी बातें नहीं बताते। वो
टेंशन ले रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो सर दर्द की शिकायत करने लगी तो मैं घबरा गया। आज उसके सर दर्द की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और साथ में नर्स पे गुस्सा भी आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि हमने उसे टेंशन वाली कोई बात नहीं कहनी और ना ही उसने अपने दिमाग पे जोर देना है, मगर वो एक ही बात सोच सोच के अब दोबारा से सर दर्द कर बैठी थी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, वो कह रहे थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो और टेस्ट तो उन्होंने ऐसे ही करवाए हैं। जब हम टेस्ट की रिपोर्ट ही लेने नहीं जाएंगे तो वो हमें क्या ही कह देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उसे समझाता रहा और फिर समझाते समझाते हम दोनों ही सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सारा जिस्म दर्द से चूर था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो रहा है। दरअसल मैंने भी इस चीज़ की टेंशन ले ली थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नाश्ता बना के दो तो मैं फैक्ट्री जाऊँ। उसने फटाफट मुझे नाश्ता बना के दे दिया। वो बिल्कुल ठीक थी। उसके सर का दर्द फिर से ख़त्म हो चुका था। मैंने उसे झूठ बोला था। आज भी मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे दोपहर 12 बजे अस्पताल से रिपोर्ट्स लेनी थी और अगर मैं फैक्ट्री जाता तो फिर मेरा सारा दिन वहीं पे गुजरता। मैंने बड़ी मुश्किल से आज भी फैक्ट्री से छुट्टी ली, मगर उसे न बताया कि मैं फैक्ट्री नहीं जा रहा। अगर बता देता तो वो मज़ीद फ़िक्र करने लगती। मैं खाना वगैरह खा के घर से निकल पड़ा। उसे नाश्ते में आज मुझे हलवा पूरी बना के दी। मैं नहीं जानता था कि उसके हाथ की आखिरी हलवा पूरी है। मैं 10 बजे ही अस्पताल पहुंच गया और वहां पे मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। और फिर रिपोर्ट्स लेके जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिल चाहा मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। निखत के दिमाग में ट्यूमर था और वो इतना फैल चुका था कि अब उसका कोई इलाज भी नहीं था और ना ही ऑपरेशन करके उसे निकाला जा सकता था। बस उसकी जितनी ज़िंदगी थी उसने उसी ट्यूमर के साथ गुजारनी थी। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। दिन ब दिन उसके सर में दर्द बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन वो इसी दुनिया से चली जाएगी। डॉक्टर साहब ने ये बात बड़े आम से लहजे में की। ये उनका प्रोफेशनल अंदाज था जो मुझे बड़ा चुभ रहा था। मैंने उनसे कहा कि ये सब इतना अचानक कैसे हो सकता है, तो वो कहने लगे कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये पिछले 6-7 माह से है। इसीलिए तो आपकी बीवी के सर में दर्द होता था। आप जैसे लोग होते हैं जो बस सर दर्द की गोली खा के समझते हैं कि उन्होंने बीमारी का इलाज कर लिया। हमेशा सर दर्द आम नहीं होता, कभी कभी ऐसे मसले भी हो जाते हैं। अगर आप पहले इलाज करवा लेते तो हम इनका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल लेते, लेकिन अब ट्यूमर फैल चुका है और अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। बस आप दुआ करें कि आपकी बीवी की ज़िंदगी लंबी हो, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं घर पहुंचा तो उसने फिर से पट्टी बांधी हुई थी। उसका सर दर्द कर रहा था। वो मुझसे पूछने लगी, आज आप जल्दी कैसे वापस आ गए? तो मैंने भी उससे कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। सर दर्द के बावजूद उसने मुझे चाय बना के दी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। मेरे अंदर इतना बड़ा राज दफन था जो मैं अपने अंदर रख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अपने अंदर ही रखना था। मैं उसे कैसे बताता कि वो अब इस दुनिया से जाने वाली है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ उसके सर में दर्द बढ़ने लगा। सारा सारा दिन उसके सर में दर्द होता। जब भी मैं काम से वापस आता तो वो रो रही होती, तो कभी पट्टी बांध के सोई हुई होती, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो भी ना कहती थी कि मैंने डॉक्टर के पास जाना है। वो तो डॉक्टर के पास जाने से वैसे ही डरती थी और डरने की वजह से ही आज ये हुआ था कि इतनी बड़ी बीमारी निकल आई। अगर पहले ही हम चले जाते तो शायद उसका कोई इलाज निकल आता, मगर ये अब नहीं हो सकता था। जो होना था हो चुका। फिर एक जालिम रात उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो उसकी ताप न ला सकी। शायद ट्यूमर उसके दिमाग में फट गया क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा कि जब ट्यूमर फटेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस दुनिया से चली जाएगी। और आज वही हुआ था। रात के 10 बज रहे थे। वो शदीद सर दर्द की शिकायत कर रही थी। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं उसके लिए चाय बना के वापस आया तो वो आंखें खोले सोई हुई थी। उसी वक्त चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मैं उसकी तरफ बढ़ गया, मगर उसकी सांसें न चल रही थी। मैं उसे हिला रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी।
वो एक ऐसी खामोशी थी जो मुझे काटने को दौड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस भी लूंगा तो कमरे में आवाज़ गूंजेगी। उस वक्त मेरे सब्र का बंधन टूटा और मैं औरतों की तरह दहाड़े मार मार रोने लगा। मेरे मोहल्लेदारों ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी तो वहीं पे आ गए। अब फिर रातों रात ये बात फैल गई कि निगहत अब इस दुनिया में ना रही। सब लोग हैरान हो रहे थे क्योंकि किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। मैंने भी सबसे कह दिया कि मुझे खुद को कुछ नहीं पता, आखिर उसे क्या हुआ है। सारी रात मैं रोता रहा, मोहल्ले की ख़वातीन हमारे घर बैठी रहीं। और फिर सुबह सवेरे गुस्ल देने के लिए एक औरत को बुलाया गया। मुझे कोई होश नहीं था। गुस्ल देने तक तो मैंने अपनी बीवी को दोबारा देखा ही ना। बस मैं कोने में बैठा आंसू बहा रहा था। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी बीवी के साथ कब्र में चला जाऊं और वहां जाके मालूम करूं कि आखिर मुर्दे के साथ क्या होता है। ये बात मैं ना जाने कब से मालूम करना चाह रहा था, मगर मुझे मालूम ही नहीं हो रही थी। और आज मेरे पास मौका भी था। अब तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता था। वो मेरी बीवी थी। मैंने जब उस बात का जिक्र मोहल्लेदारों से किया तो मुझे डांटने लगे और कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनूंगा। मैं रो भी रहा था और अपनी बात भी मनवा रहा था। आखिरकार सबको मेरी बात माननी पड़ी। माननी क्या थी, वो मुझे रोक ना पाए। इसीलिए मैं अपनी बीवी के साथ ताबूत में लेट गया और फिर हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया। अबे वहाँ पे मेरी बीवी की कब्र खोदी गई तो मैं भी साथ ही अंदर चला गया। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होना है। आखिरी वक़्त तक मोहल्लेदार मुझे रोकते रहे कि कोई मुझे बेवकूफ़ कह रहा था तो कोई दीवाना। कोई समझ रहा था मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में ऐसा कर रहा हूँ तो किसी को पहले ही मालूम था कि हर वक्त ऐसी बातें करता रहता हूँ। गर्ज के हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, मगर मैंने किसी की भी बात न सुनी और अब अपनी बीवी के साथ कब्र में मौजूद था। ऊपर से सब चीज़ें बंद कर दी गई थीं। अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। और जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो कुछ चीज़ें हिलती हुई महसूस हो रही थी। उसी वक्त खौफ की एक लहर मेरे अंदर सरायत कर गई। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। मैं टॉर्च भी नहीं लाया था। कब्र में मुकम्मल तौर पे अंधेरा ही अंधेरा था और कोई चीज़ हिलती हुई लग रही थी। ना जाने ये मेरा वहम था या सच में था, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहले तो 2-4 मिनट मैंने खुद पे ज़ब्त किया, मगर फिर खौफ से मेरी हालत बुरी होने लगी और मैं चीखने चिल्लाने लगा। मैं पागलों की तरह चीख रहा था, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। वाक़ई में मेरा दम घुट रहा था। मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ना जाने मेरी आवाज़ बाहर जा भी रही थी या नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई कब्र के करीब आ रहा है। और फिर मुझे लोगों की आवाज़ें आने लगीं। शायद मोहल्लेदारों ने मेरी आवाज़ें सुन ली थी और फिर कब्र को दोबारा से खोदा गया और जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैं बाहर निकलते साथ ही बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पे था। इर्द-गिर्द सारे मोहल्लेदार मौजूद थे। रात के 3 बज रहे थे। लोगों ने मुझसे पूछा कि अंदर क्या हुआ? मैंने उन्हें कुछ न बताया, बल्कि उल्टा मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? मैं कब से चिल्ला रहा था। आप लोगों ने मुझे निकाला क्यों नहीं? तो वो कहने लगे, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। कब्र से कहाँ आवाज़ बाहर आ सकती है? मस्जिद के इमाम साहब भी लोगों के साथ थे। वो कहने लगे, मैं तो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा हुआ था। उस वक़्त मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना तुम्हारी खबरगिरी ली जाए कि आखिर अंदर ठीक भी हो या नहीं। और जब मैं बिल्कुल कब्र के करीब आया तो उस वक़्त मुझे तुम्हारी हल्की-फुल्की आवाज़ आई। इसीलिए मैंने लोगों को जमा किया। अगर मैं ना कब्रिस्तान आता तो हमें ना तुम्हारी आवाज़ आती। जैसे ही इमाम साहब ने ये कहा तो मेरा दम घुटने लगा। मेरा फिर से दम वैसे ही घुटने लगा था जैसे कब्र के अंदर घुट रहा था। मैं ये सोचने लगा कि अगर इमाम साहब वहाँ पे ना आते तो मेरा क्या होता? यही सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सबसे कहा कि आप लोग अपने-अपने घरों को चले जाएँ। और फिर जब सब लोग अपने-अपने घरों को चले गए तो मैं धाड़े मार-मार रोने लगा। मैंने बहुत गलत किया था और इस चीज़ का मुझे अब एहसास हो रहा था। मेरी बीवी चली गई थी। मैं तो ठीक से उसका गम भी नहीं मना पाया था। क्योंकि मैं तो कोई और ही कार्रवाई में लग गया और अब मुझे निकट के जाने का एहसास हो रहा था। वो चली गई थी और मुझे अकेला छोड़ गई थी। और फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। 2-4 दिनों में तो मोहल्लेदार आते जाते रहे थे, मगर फिर जब सबका आना जाना बंद हो गया तो उस वक़्त मुझे निकट की याद सताने लगी। मगर मैं क्या ही कर सकता था। वो चली गई थी और फिर 6-7 महीने यूं ही गुजर गए।
मैं अकेला रहा था। मगर जब निगहत को गए हुए 8वां महीना हुआ तो फिर एक औरत जो हमारे मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग औरत थी और उसकी एक बेटी तलाक याफ्ता थी, वो मेरे घर पे आई और कहने लगी कि बेटा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम भी अकेले हो और वो भी अकेली है। तुम दोनों निकाह कर लो। इस तरह तुम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। मैं भी अकेला रह के थक चुका था। मुझे अकेला रह के डिप्रेशन की बीमारी होने लगी थी, तो मैंने खाला सकीना की बात मान ली और अगले जुमे सारे मोहल्लेदारों की मौजूदगी में सदफ़ से मेरा निकाह हो गया और सदफ़ मेरी बीवी बन मेरे घर आ गई। वो अच्छी थी मगर फिर भी मुझे निगहत याद आती थी, क्योंकि उसके साथ मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे थे। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती गई। निगहत आज भी मेरे दिमाग से न गई थी, मगर सदफ़ ने मुझे मुकम्मल तौर पे सँभाल लिया। फिर जब उसने चाँद से बेटे को जन्म दिया तो उस दिन मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मैंने दोबारा से कब्र के हालात मालूम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये एक बेवकूफ़ाना अमल था जो मैं एक मर्तबा कर चुका था, मगर दोबारा नहीं कर सकता था।